अब इसके बाद अग्रिम सूत्र है प्राक्कडारात् समासः। यह एक अधिकार सूत्र है। पहला प्रश्न यहां से आपका बहुत आसानी से बन सकता है कि समास का अधिकार कहां तक जाता है। ठीक है, कियत् पर्यंतम समासः अधिक्रियते, ऐसा प्रश्न बनेगा तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा कडारा कर्मधारये इत्यतः प्राक् समासः अधिक्रियते। इस 2-1-3 अष्टाध्यायी के ये दूसरे अध्याय के पहले पाठ का तीसरा सूत्र है। यहां से लेकर के एक कडारा कर्मधारय नाम का एक सूत्र आएगा तो लगभग ये 2 अध्याय के करीब है। ये समास है ना, अध्याय नहीं, वो 2-2.5 पाद है ये। ठीक है, उतने में समास का अधिकार चला है। कडारा कर्मधारय को जाके देख ले, समास का अधिकार चला है मतलब इस 2-1-3 से लेकर के कडारा कर्मधारय तक जो भी सूत्र आएंगे वो एक कार्य करेंगे। पहला वो कार्य होगा समास। वो क्या करेंगे? समास। और समास क्या है? समास एक संज्ञा है जो 2 पदों की मिलकर के एक संज्ञा होगी। ठीक है, समास का मतलब बच्चे ज्यादातर सोचते हैं जोड़ना समास है, जुड़ जाना, पर समास एक संज्ञा है। समास शब्द के अर्थ में आपने भी जाना कि समास जो शब्द है उसका अर्थ होता है संक्षेप। समसवनम समासः, इस व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, हालांकि हमने उसकी कर्म व्युत्पत्ति भी बताई है, अधिकरण व्युत्पत्ति भी आपको बताई है। तो बताइए समास का अधिकार कहां से कहां तक चलेगा? हाँ, इत्यतः प्राक, इससे पहले बस रुक जाएगा। अब देखिए 2-1-3 के बाद अगला सूत्र है 2-1-4, ये भी समास के अधिकार में है। ठीक है, तो जो भी सूत्र होंगे अब वो सभी समास विधान करेंगे इससे आगे आने वाले। सूत्र है अग्रिम सहसुपा। इस सहसुपा अर्थ सूत्र का अर्थ लघु सिद्धांत कौमुदी में तो यह दिया है सुप सुपा सहवा समस्यते। उसमें समर्थ को भी कह दो क्योंकि ये पद संबंधी कार्य है, वहां समर्थ आएगा उस परिभाषा सूत्र से। ठीक है, और प्राक्कडारात् समासः, इस अधिकार सूत्र से सहसुपा में समासः भी आएगा, तो जिससे सूत्रार्थ ये बन जाएगा कि समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है। समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ, कहने का मतलब सुबंत का सुबंत के साथ समास, पर यह पद विधि है इसलिए समर्थ का इसमें अधिकार आएगा। वो समर्थ परिभाषा से समर्थ उपस्थित होगा, तो इससे समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ में समास हो जाएगा। समास हो जाएगा का मतलब उनका नाम मिलकर के समास होगा। अभी ये बताते हैं आप। सिद्धांत कौमुदी का पठन प्रारंभ के छात्रों के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो पहले लघु कौमुदी पढ़ चुके छात्र हैं उनके लिए है, इसलिए कुछ बीच में बात ऐसी भी आ सकती है जो एक बार में आपको शायद समझ में ना आवे। मेरा हालांकि प्रयास रहेगा मैं सरल से सरल ही समझाऊं, जितना मूल में लिखा है उतनी पंक्तियों को समझाऊंगा, लेकिन कोई बात इधर उधर हो तो इसका मतलब समझ लेना आपको थोड़ा लघु कौमुदी थोड़ा पहले पढ़ करके इस पाठ को पढ़ने के लिए आए तो ज्यादा सही रहेगा। कुछ ऐसी बातें आएंगी। और आज के पाठ में हम ये सहसुपा भी पढ़ लेंगे, सुपो धातु प्रातिपदिकयो, यहाँ तक की प्रक्रिया को पढ़ लेंगे, इवेन समासो विभक्ते लोपस्य स्वार्थिक तक। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, अगले जो है 20-30 मिनट में हम इसे पूरा कवर कर लें। यहाँ पर पंक्ति लिखते हैं सह इति योगो विभज्यते। आपका सहसुपा नाम का सूत्र है ना, सूत्रों को व्याकरण की भाषा में योग भी कहा जाता है। ध्यान से सुने इस बात को, सूत्रों को क्या कहा जाता है? योग। इसलिए भट्टो जी दीक्षित जी यहाँ लिख रहे हैं सह इति योगो विभज्यते, माने सहसुपा ये जो सूत्र है इसमें 2 पद हैं, सह और सुपा। इसमें से ये जो सह एक सूत्र बनाएंगे, सुपा 2 सूत्र बनाएंगे। ध्यान दें, पाणिनि जी का सहसुपा ऐसा है। बाद में भाष्यकार ये कह रहे हैं, भाष्यकार का ये मत है जिसको भट्टो जी दीक्षित जी लिख रहे हैं कि सह इति योगो विभज्यते, सहसुपा नाम के सूत्र का योग विभाग करेंगे। योग विभाग नाम मतलब सूत्र विभाग है, इसका हम योग विभाग करेंगे। तो कैसे विभाग करोगे? कहा कि सह इति एकम सूत्रम सुपा इति द्वितीयम सूत्रम, एक में से काट के 2 बना दिए। क्या ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ गई? पहले से ही सूत्र कुछ कम है क्या? है, कहा कि करना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसे समास हैं
जिनमें पाणिनीयत्व तो लाना है तो हमें करना पड़ेगा ऐसा। सामान्य रूप से देखा जाए लघु कौमुदी में संयोग विभाग की कोई चर्चा नहीं है, वहां तो सह सुपा, इसलिए मैंने आपसे अर्थ पूछा। समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ में समास हो जाता है, बात खत्म। लेकिन बात यह है कि समर्थ सुबंत का तिङंत के साथ में समास हो पाता है कि नहीं। तो कह रहे हैं यदि सहसुपा ऐसा साधारण ही सूत्र रखोगे तो सुबंत का सुबंत के साथ ही समास होगा, सुबंत का तिङंत के साथ भी कभी समास हो नहीं सकता। फिर करना सुबंत का तिङंत के साथ भी समास है, कल भी आपको पढ़ाए थे सुपाम सुपा तिङा नामना वाली स्थिति, पर वो हो कैसे पाएगा, पाणिनि जी तो कह नहीं रहे हैं। तो भाष्यकार ने कह दिया योग विभाग कर दो, काम सिद्ध हो जाएगा। सह एक अलग सूत्र बनाओ, सुपा एक अलग सूत्र बनाओ, ताकि ठीक है बना लिया। फिर का सह इति योगो विभज्यते, सह का योग विभाग करने के बाद उस सह सूत्र का अर्थ केवल यह होगा सुबंतम समर्थेन सह समस्यते, सुबंतम समर्थेन सह समस्यते, सुबंत का समर्थ के साथ में समास हो जाता है। समर्थ क्या कह रहे भाई, समर्थ कुछ भी हो, चाहे सुबंत हो तिङंत हो, कुछ भी सही, उसको समर्थ को खुला रख दिए। एक ही बार बोले थे इधर जो है सुबंतम माने समर्थ सुबंतम, और समर्थे न सह समस्यते कह दिया कि तो समर्थ अब कुछ भी हो, चाहे वो तिङंत हो या सुबंत हो, इधर उसे मुक्त रखा, उसे बांधा नहीं। तो इससे क्या होगा, एक साइड में सुबंत और दूसरे साइड में तिङंत का भी समास हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आगे लिखते हैं योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात्, योग विभाग इसलिए किया जाता है इष्ट सिद्धि के लिए। तो योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात्, योग विभाग इष्ट सिद्धि के लिए होने से कतिपय तिङंतोत्तर पदोयम समासः, कतिपय माने कुछ तिङंतोत्तर पदीय समास होगा। तिङंत उत्तर पद का मतलब कि सुबंत पूर्व पद में होगा, तिङंत उत्तर पद में होगा, तो ये समास हो जाएगा। कतिपय क्यों रखा कि कुछ ही तिङंतों के साथ समास होगा, पहली बात। और दूसरी बात लिख रहे हैं कि जो आप ये सुबंत का तिङंत के साथ में समास करने जा रहे हो ना, ये केवल वेद में ही होता है। इसलिए आगे की पंक्ति में लिखा सच छंदस्येव, वह केवल वेद में ही होगा। समर्थ सुबंत का तिङंत के साथ समास कहां होगा, वेद में ही होगा। उदाहरण बताइए, बताने लग गए। परि प्लस अभूषयत, परि ये उपसर्ग है, ठीक है, और ये अव्यय जो भी उपसर्ग हैं, ये इन सब का पाठ जो है अव्यय प्रकरण में माना जाता है। अव्यय प्रकरण में क्या है कि ये अव्यय संज्ञक होते हैं और इनसे सुआदि की उत्पत्ति होती है, उसका अव्यय दाप सुपा करके लुक हो जाता है। तो फाइनली जो परि है लुक होने के बाद भी सुबंत कहलाएगा। तो एक समर्थ सुबंत है परि, दूसरी साइड में समर्थ है अभूषयत, वो तिङंत है। तो परि का अभूषयत के साथ में समास कर देंगे। समास माने इनका नाम दोनों का मिल करके समास है, समास एक संज्ञा है। कहा कि समास का फायदा क्या है, ये काम तो संधि से ही हो जाएगा, परि अभूषयत संधि कर दो, पर्यभूषयत। ताकि समास के दो फायदे होते हैं, यदि आप संधि से कर मिलाओगे तो ये दो पद कहलाएंगे, लेकिन समास करके मिलाओगे तो समास युक्त केवल एक ही पद कहलाता है। इसलिए पर्यभूषयत की गणना जब पद विभाग होगा तो इसे एक ही पद कहेंगे, परि को अलग नहीं कहेंगे, अभूषयत को अलग नहीं कहेंगे, बल्कि पर्यभूषयत मिलकर के एक पद कहलाएगा। और दूसरा, जहां समास होता है समास प्रयुक्त स्वर भी वहां पर होता है, समासस्य करके अंतोदात्त होता है। तो अंत इसका जो यकारोत्तरवर्ती आकार है वो उदात्त होगा, और बाकी परिशेषण न्याय से अनुदात्त होते हैं, बाकी के उसमें जो अच होते हैं। ये दूसरा फायदा होता है, ये फायदा वैदिकों को दिखता है, लोक में तो स्वरों की कोई महत्ता नहीं है। तो समास के फायदे दो, एक पद्यम एक स्वर्यम, एक पद बन जाता है और समस्त पद का एक स्वर होता है, वो भी समासस्य करके अंतोदात्त होता है। ये फायदे हैं। दूसरा उदाहरण दिया पर्यभूषयत के बाद, अनुव्यचलत, ये दूसरा उदाहरण है। जैसे मैंने पिछली बार आपको स्त्री प्रत्यय प्रकरण पढ़ाया, उसकी एक पीडीएफ बनाई थी, ऐसे ही इसकी भी पीडीएफ हमने बना ली है ना। ये वाली वो पीडीएफ नहीं है जो बनाई है, वैसे स्त्री प्रत्यय की बड़ी कलरफुल पीडीएफ बनाई थी, जिसमें अर्थ अलग, उसके उदाहरण अलग है, ये सब अलग अलग रहता था, मिलमा जुलमा नहीं रहता था जैसे आपकी किताबों में है। उसको थोड़ा परिष्कृत आज के विद्यार्थियों के हिसाब से कर दिया है। उसे हम अपने इसमें मोबाइल में डाल के लाए थे, लेकिन उसके पीडीएफ की जगह उसका वर्ड आ गया,
इसलिए हम उसमें आज डाल नहीं पाए, कल उसे इसमें प्रेषित कर देंगे जिससे आपको बढ़िया दिखेगा वो है। पंक्ति तो वही है, थोड़ा सा और स्पष्टता हो जाती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण समर्थ सुबंत का तिङंत के साथ है अनुव्यचलत। अनुव्यचलत में दो उपसर्ग हैं एक साथ। ठीक है, यहां आप देखेंगे दिव्य दृष्टि से तो आपको दो उपसर्ग हैं। कौन कौन से? एक तो अनु है, फिर एक वी है, और इधर है अचलत। ग्रंथकार का कहना है वी सुबंत है तो पहले इसका इसके साथ समास कर देना, अचलत के साथ समास इकट्ठा मत करना यहां, क्योंकि दो लगे हुए हैं तो उसका तरीका यह है पहले वी का अचलत के साथ समास कर लेना तो व्यचलत बन जाएगा ना, समास करके फिर संधि कर लेना। ठीक है, तो व्यचलत बन गया, और अनु लगा देना फिर बाद में। अनु का मतलब ये अनु का फिर व्यचलत के साथ में अनु का साथ समास कर लेना तो क्या बन जाएगा? अनु व्यचलत ये बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कहा कि भाई एक बात बताओ कि समर्थ सुबंत का हर तिङंत के साथ में समास हो जाएगा क्या? ठीक है, तो कह रहे नहीं, हर के साथ में नहीं हो सकता। कहा कि हर के साथ में समास हो जाए तो रामः ग्रामम गच्छति का ग्राम गच्छति बन जाएगा, घटो भवति का घट भवति बन जाएगा। यदि सुबंत का तिङंत के साथ समास कर दिए तो ये बनेंगे कि नहीं? तो कह रहे जी योग विभाग हमने पहले भी चर्चा की है कि योग विभाग जो होता है वो इष्ट सिद्ध्यर्थत्वा, वो इष्ट की सिद्धि के लिए होता है। इष्ट सिद्धि मतलब हमारे शिष्ट ऋषि मुनियों ने यदि किसी सुबंत का तिङंत के साथ में समास किया है किसी आर्ष ग्रंथ में, उसमें यदि उसकी पाणिनीयत्व समझना है तो उसका तरीका ये है। पर तुम जो लौकिक संस्कृत में प्रयोग करो, तुम सुबंत का सुबंत के साथ ही करना, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ये मार्गांतर आर्ष प्रयोगों के लिए है बस, है ना। इसलिए कह दिया सच छंदस्येव, ये छंद में ही करना भैया, लोक में इस समास को मत करना। और सिद्धांत कौमुदीकार तो हर किसी को बता रहे हैं, पाणिनि जी ने जैसे लोक वेद सबको बताया, जैसे हमने भी आपको बताया उसी तरीके से। अब दूसरे सूत्र की चर्चा हो। अब इसमें सह एक सूत्र हुआ, उसका ये व्याख्यान हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा सूत्र बनेगा सुपा। सुपा ये दूसरा सूत्र बनेगा। इस सूत्र का अर्थ होगा सुप सुपा सह समस्यते। ये किस सूत्र का अर्थ है? सुपा। ऐसे अलग से उसे दे देना चाहिए, शायद आपकी किताबों में दिया होगा आइफन लगा करके। ये सुपा अलग सूत्र है, उसका अर्थ बना, उसमें भी ये सब अनुवृत्त होकर के आया। ठीक है, तो इसका अर्थ बन जाएगा सुप सुपा सह समस्यते। कहने का मतलब ये वैसा ही अब अर्थ बन गया जैसा लघु कौमुदी में उसका दिया है सह सुपा का। सुप सुपा सह, इसमें समर्थ की भी अनुवृत्ति आएगी। तो तुम फाइनली अर्थ ये समझना, समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है। मतलब एक साइड में समर्थ सुबंत हो, फिर दूसरी साइड में भी समर्थ सुबंत हो, तो उनका भी क्या हो जाता है? समास हो जाता है। ताकि भैया समास का फल क्या है ये बताओ। तो उसको आगे लिख रहे हैं समासत्वात् प्रातिपदिकत्व, कि जिसका समास हो जाएगा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, यह एक फल है। ठीक है, क्योंकि सूत्र है कृतद्धित समासाश्च कृदंत तद्धितांत, और समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। तो समासत्वात् क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, प्रातिपदिकस्य किम फलम? तो अग्रे लिखति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। धातु प्रातिपदिकयोः को बतलाने के लिए यहां दिया एतयोः। एतयोः से लेना है धातु प्रातिपदिकयोः। धातु प्रातिपदिकयोः अवयवस्य सुपो लुक् स्यात्। समास संज्ञाया फलम, समास संज्ञाया फलम प्रातिपदिकत्वम, और प्रातिपदिकस्य फलम सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति सूत्रेण सुपो लुक्। समास संज्ञा करने का फल था प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और प्रातिपदिक का फल यह होगा कि सुपो धातु प्रातिपदिकयो से उस सुप का लुक हो जाएगा। अभी सब करके बताते हैं, अभी तो आपको वैसे ही बता रहे थे, क्योंकि उदाहरण तो ये आगे चल के दे रहे हैं भूतपूर्व। ठीक है, तो उस भूतपूर्व में सब घटा करके बता रहे हैं। मूल में इन्होंने लिखा है पूर्वम भूता इति भूतपूर्व शब्द की सिद्धि कर रहे हैं। इस सभी को वहां पर घटाते हैं। ठीक है, समस्त पद है भूतपूर्व। अब इस सबको यहां सहसुपा सूत्र के द्वारा
समास करेंगे। समास की पूरी एक प्रक्रिया होती है, कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। मैं आपको बता देता हूं, वो 8 से 10 स्टेप हर जगह फॉलो करना, ठीक है ना। कहीं उसमें से कुछ कम होंगे, कहीं पूरे के पूरे होंगे। मैंने लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते वक्त भी वो पूरे स्टेप बताए हैं, इसलिए समास की प्रक्रिया के लिए बहुत घबराना नहीं है, ये एक जैसी प्रक्रिया है, ठीक है। मैं उन स्टेपों को लिखता हूं क्रमशः, और आप लोग भी उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है, जहां समास हो उसमें सामर्थ्य चेक कर लेना। सामर्थ्य मस्ती नवा, ठीक है, ये तुम्हें प्राय मिल जाएगा, ठीक है। जहां समास करना है, दूसरा स्टेप ये है, उसका सबसे पहले लौकिक विग्रह करना, ठीक है। मैं विग्रह लिख देता हूं और वो आपको दोनों करने होंगे। आपको पहले लौकिक करना पड़ेगा, फिर अलौकिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा जी भूतपूर्व में सामर्थ्य है, क्योंकि समास करके लिख रहे हैं, इसका मतलब सामर्थ्य है, तब ना समास किया है, ठीक है। उसके बाद विग्रह करते हैं हम। विग्रह मूल कार ने लिखा है पूर्वम भूतः, ये लौकिक विग्रह है। तो चलिए लौकिक विग्रह करते हैं पहले बच्चा। पूर्वम भूतः। अब अलौकिक विग्रह करना होगा। ये स्टेप एक जैसे रहेंगे, ठीक है। अलौकिक विग्रह करना बड़ा सरल है, मैंने पहले भी बताया है कि लौकिक विग्रह में जो आप देख रहे हो उसको अस्थि पंजर खोल दो थोड़ा, उसके विभक्तियां अलग, प्रातिपदिक अलग, बस। तो यहां पर पूर्व अम को खोलो और भूत सु, ठीक है जी। ये अम और सु ये क्या है? हाँ ठीक है, ये शुभ विभक्ति है। चलो अलौकिक विग्रह तक आ गए। तीसरे नंबर पर आपको समास करना है, मतलब समास विधायक सूत्र जो उसमें लगाना है वो लगाना। समास विधायक सूत्र। समास विधायक सूत्र जब आप देखोगे, यहां कौन है? सहसुपा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दीक्षित जी के अनुसार कि योग विभाग किया हुआ सुपासु ये भी कह सकते हैं ना। तो उस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास हो जाएगा का मतलब अब समझ लीजिए क्लियर। अब ये बातें रोज रोज नहीं बताई जाएंगी जो आज बताई जा रही हैं। ये प्रक्रिया एक जैसी रहेगी सब जगह। हमें सामर्थ्य को तो चेक किया, कराया, डलाया, उसे तुम छोड़ देना, उसे स्टेप में जोड़ लिया है, उसका विग्रह करना लौकिक अलौकिक। लेकिन नित्य समास हो तो रुक जाना, नित्य समास में विग्रह नहीं होती है, या होती है तो असपद विग्रह होती है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। फिर वहां समास विधायक सूत्र आपको खोजना है। तो जी हमने यहाँ पर समास विधायक, समास किस किस में हुआ है बताना बच्चा? पूर्व अम का भूत सु के साथ में समास हुआ है, क्योंकि समर्थ सुबंत एक है पूर्व अम, दूसरा समर्थ सुबंत है। अलौकिक विग्रह इसलिए की जाती है, हम बता चुके हैं, पाणिनि जी के सूत्र इसमें ही लगते हैं। लौकिक विग्रह इसलिए की जाती है कि लोक में अर्थ ज्ञान इस विग्रह के द्वारा होना है, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं, फिर स्मरण करा रहे हैं। जी भाई समास कर दिया। समास का मतलब क्या है? पूर्व अम भूत सु का नाम है समास। इसका क्या नाम रख दिए? इतने समुदाय का नाम समास रख दिए। समास संज्ञा का फल है, आपने उधर पढ़ा है, समासत्वात् प्रातिपदिकत्व। पढ़े हो ना बच्चा? इधर देखो मूल में पंक्ति लिखी है, समासत्वात्, जितने की समास संज्ञा हो जाएगी उतने की क्या हो जाएगी? हाँ, उतने में ही प्रातिपदिकत्व आ जाएगा। तो जो समास संज्ञक है, जितना एरिया उतने की ही प्रातिपदिक संज्ञा है, ठीक है। तो इसलिए समास के बाद इसे आप कर दीजिए चौथा स्टेप, प्रातिपदिक संज्ञा करना, ठीक है बच्चा। समास का पांचवा स्टेप होता है सुपुलुक। से पहले एक और कर लेते हैं, कुछ लोग उससे पांचवा स्टेप सुपुलुक मानते हैं, मैंने भी लक्कोमुदी में ऐसा बताया है। कुछ एक मत और है, उसे मैं पहले बता देता हूं जिस तरीके से चलते हैं। एक मत ये है, अब किस, ये दो पद हो गए आपके, एक पूर्वम भूत सु, इसमें से पहले नंबर पर कौन प्रयोग होगा? माने पूर्व का पूर्व में प्रयोग करेंगे या भूत सु इसका पूर्व में प्रयोग होगा, पहले कौन प्रयोग हो, ठीक है। उसके लिए आगे चल के समास प्रकरण में जस्ट इसके बाद एक निर्णय करेंगे वो कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाए उसका पूर्व प्रयोग कर लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, हमें क्या करना पड़ता है? उपसर्जन संज्ञा, पांचवा स्टेप है। अनिकेत भाई, उपसर्जन से क्या ध्यान आ रहा है? क्यों? उपसर्जन माने है क्या?
अच्छा अच्छा, हाँ पिछली बार तुम तो पढ़े हो कुछ, है ना? हाँ हाँ, वो वाली एक चीज पढ़े हो, है ठीक है। ये थोड़ा गौड़ और अप्रधान से भिन्न है ये उपसर्जन, ये संज्ञा है? और वो एक पारिभाषिक शब्द था जो हस्तईशा सूत्र पर पढ़ाए थे। उपसर्जन संज्ञा करना, छठवें नंबर पर पूर्व प्रयोग विचार करना। छठवें नंबर पर क्या करना? पूर्व प्रयोग विचार करना, ठीक है। अर्थात इन दोनों में से जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। मैं भी संक्षेप में थोड़ा बता देता हूं। उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र हर जगह प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम है, जो इसके अगले दो सूत्र बाद आ रहा है। जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, समास में जो दो पद है ना, वही पहले नंबर पर चला जाएगा, वो पहले प्रयोग होगा, ठीक है। पर यहां उस सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सुबंत इधर भी है, सुप इधर भी है, इसलिए कोई निर्णय नहीं निकलेगा, ठीक है। इसलिए आगे ग्रंथकार कहेंगे भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात भूत शब्दस्य पूर्व प्रयोग। भूतपूर्वे चरट इस निर्देश के कारण भूत शब्द का पूर्व में प्रयोग होगा। ये क्या है? तो भाई भूतपूर्वे चरट इस नियम के आधार पर, देखो भूतपूर्वे चरट क्या है, थोड़ा इसको समझ लो। भूतपूर्वे चरट ये नहीं कहता कि जी भूत शब्द का पूर्व प्रयोग कर देना चाहिए। दरअसल पाणिनि जी का भूतपूर्वे चरट सूत्र में किया गया भूतपूर्वे ये जो शब्द है, ये बताता है कि पाणिनि जी ने जब भूत और पूर्व में समास किया तो वो भूत शब्द का पहले प्रयोग किए, ठीक है। तो उस निर्देश के आधार पर हम लोग भी क्या करेंगे, भूत शब्द का पहले प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आ गया यहां तक पूर्व प्रयोग। तो अब क्या कर दीजिए, भूत शब्द का पूर्व में प्रयोग कर दीजिए। तो भूत सु पूर्व अम, इसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो, यह लगाइए 7वें नंबर पर सुपो धातु प्रातिपदिकयो। ये सूत्र क्या करता है? सुपलुक, ठीक है। धातु के अथवा प्रातिपदिक का अवयव जब सुप हो, तो यहां पर प्रातिपदिक का अवयव सुप है, क्योंकि हमने प्रातिपदिक संज्ञा अभी इस पूरे समुदाय की है। प्रातिपदिक के अवयव सुप का हो जाएगा लुक, तो माने ये सकार भी चला गया सु का, और ये अम भी लुक हो गया, लुक माने अदर्शन हो गया। तो क्या बचा? भूत पूर्व, ऐसा बचा। और इसके बाद में भूतपूर्व में जो प्रातिपदिक संज्ञा पहले थी वो अभी भी बनी हुई है, एक देश विकृत वन्यवत इस न्याय से। उसके आधार पर प्रातिपदिक संज्ञा का अब फल है स्वादि उत्पत्ति। पहले प्रातिपदिक संज्ञा का एक फल हो चुका है सुपो धातु प्रातिपदिकों से, जो उनकी अपनी अपनी विभक्तियां थी, उनका लुक हो चुका है। प्रातिपदिक संज्ञा वो बनी हुई है। अब क्या होगा? अब दोनों जब जुड़ गए समास के पश्चात है, तो अब पूरे समुदाय से, मतलब दोनों से मिलकर के एक विभक्ति आएगी, क्योंकि बिना विभक्ति के प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोनों से मिलकर के विभक्ति लाए, क्या लाए कि सु ले आओ, हम सु ले आते हैं, सु का सा बचेगा और उसको रुत विसर्ग करके रूप क्या बना लीजिएगा? भूतपूर्व। तो सुपो धातु प्रातिपदिकों से आपने विभक्ति लुक किया। विभक्ति लुक होने के पश्चात में 8वें नंबर पर सुवादी विभक्ति की उत्पत्ति, या फिर उसको कहते हैं, एक ये भी है कि लिंग और लिंग का भी विचार किया जाता है कि समस्त पद का क्या लिंग होगा, मतलब स्त्रीलिंग आएगा, पुल्लिंग आएगा या नपुंसक लिंग आएगा। तो लिंग विचार करके फिर विभक्ति उत्पत्ति लास्ट में कर देनी चाहिए। ये जितने भी स्टेप हैं ये आपको हर जगह लगभग लगाने पड़ेंगे, कहीं कहीं कुछ कम लगाने पड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक जगह ये किया है, ग्रंथकार के अनुसार यदि देखा जाए, ग्रंथकार सुपो धातु प्रातिपदिक वो पहले लगा रहे हैं, पूर्व प्रयोग बाद में कर रहे हैं, ग्रंथकार की स्थिति को देखा जाए। लेकिन आगे चल के फिर थोड़ा स्थितियां चेंज हुई हैं आगे के और प्रयोगों में, तो इसलिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम को यदि देखा जाए पूर्व प्रयोग की स्थिति को, तो उससे ये लगता है कि पहले पूर्व प्रयोग का विचार कर लेना चाहिए उपसर्जन संज्ञा के बाद, उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिक लगाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भूतपूर्व यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर
जो मूल में बातें कहीं समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम सुपो धातु प्रातिपदिक्यो, इससे सुप का लुक हो जाएगा। और भूतपूर्वे चरट, ये जो पाणिनि जी का सूत्र है, इति निर्देशात भूत शब्द से पूर्व निपातः, भूत शब्द का पूर्व में निपात हो जाएगा। पूर्व में मतलब उसे पहले पढ़ना होगा। आप विग्रह कर रहे हैं पूर्वम भूतो, ये लौकिक विग्रह किया, उसके बाद भूतपूर्व, ये शब्द को सिद्ध करके दे दिया, ऐसे बनेगा। वो स्टेप मैंने आपको बता दिए। एक वार्तिक और पढ़ के इसको समाप्त करते हैं। एक वार्तिक दिया, इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। इस वार्तिक का अर्थ होता है कि समर्थ सुबंत का इवेन समासा, इव शब्द के साथ में समास हो जाता है। ठीक है, विभक्ति अलोपश्च, पर विभक्ति का लुक मत करना, क्योंकि समास के बाद प्रातिपदिक संज्ञा होती है, समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद तो वही सुपो धातु प्रातिपदिक विभक्ति का लुक करता ही करता है। लेकिन वार्तिक के द्वारा एक विशेष समास किया जा रहा है कि समर्थ सुबंत का इव के साथ में समास किया जा रहा है। इव एक अव्यय है, इसके साथ में समास किया जाता है। और विभक्ति अलोपश्च, पर विभक्ति का लुक मत करना। उदाहरण क्या है? जीमूतस्येव, यह उदाहरण है। ठीक है, वरदराजाचार्य जी ने यहाँ पर वागर्थाविव, यह लौकिक उदाहरण दिया है। कैसे बनना है ये देखो। सबसे पहले हम देखेंगे जीमूतस्य इव सामर्थ्य है कि नहीं है भाई। सामर्थ्य के बाद लौकिक विग्रह करेंगे। लौकिक विग्रह जब हम किया तो जीमूतस्य इव, जीमूत की तरह, जीमूत कहते हैं मेघ को, मेघ, तो जीमूतस्य इव, ये लौकिक विग्रह कर दिया। अलौकिक किया तो जीमूत नस इव अव्यय है, उसे यथावत लिख लो, सु को रखने की जरूरत होती भी है, नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं। तो जीमूत नस, इसका ये है समर्थ सुबंत। इवेन समासा, इसका अर्थ क्या किया था? समर्थ सुबंत का इवेन समासा, इव के साथ में समास हो जाता है। ठीक है, इतने का हो गया समास। समास का क्या फायदा है? समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिकस्य फलम किम है? पूर्व प्रयोग वगैरह यहाँ जीमूत इसका ही रहेगा। ठीक है, हाँ, जो सुप है उसका ही पूर्व में प्रयोग रहेगा, है सुबंत का, जीमूत गस का। तो जीमूत गस का पूर्व प्रयोग होगा। फिर विभक्ति का लुक करेंगे। विभक्ति का लुक करने जा ही रहे थे जब तक इसने कह दिया जी विभक्ति अलोपश्च, विभक्ति का लुक नहीं करना है। तो भैया ठीक है, नहीं करेंगे। फिर तो हम नस को स्य कर लेंगे, तो जीमूतस्य, और इव है ना इधर, तो जीमूतस्येव, गुण करके जीमूतस्येव ऐसा बन जाएगा। ताकि एक बात बताओ भैया, ये जीमूतस्य यहाँ भी बना, विग्रह करने पर भी वो जीमूतस्येव है। फायदा क्या हुआ? क्योंकि समास करने का फायदा विभक्ति का लुक होना चाहिए। इसमें तो विभक्ति दिखाई दे रही है। फिर समास का फल जो पहले बताया था, एक पद्यम एक स्वर्यम, एक पद बन जाएगा वो, और उसका एक स्वर होगा। ठीक है, यही कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पर विभक्ति का लुक नहीं हुआ। बाकी समासों में तो अमूमन विभक्ति का लुक हो ही जाता है। सिद्धांत कौमुदी में अव्ययी भाव वगैरह इन्हें रख करके कठिन समास पहले दे दिए हैं। सरल समास आपके तत्पुरुष में है सबके साथ।